दोस्तों इस फिल्म की कहानी कूपर नाम के एक इंसान के इर्द गिर्द घूमती है। पहले कूपर नासा में एक पायलट हुआ करता था, लेकिन अब वो वहाँ पे काम नहीं करता। वो एक किसान है जो कि खेती किसानी करता है। और इसका मेन रीजन पता है क्या है? क्योंकि दुनिया के साइंटिस्ट लोगों की नहीं है, बल्कि खेती किसानी करने वाले लोगों की जरूरत है। काफी साल बीत चुके हैं दोस्तों। ये मूवी काफी समय आगे की है, जहाँ पर तूफान आए दिन आते ही रहते हैं, जिससे कि खेतों और फसलों को नुकसान होता रहता। और यही कारण था कि कूपर ने मक्के की खेती करना शुरू कर दिया था। एक कारण ये भी था कि धरती पर 7 साल पहले गेहूं और ओकरा ये सब उगना बंद हो चुका था, इसीलिए वो अपने परिवार के साथ किसान की जिंदगी जी रहा था। कूपर के 2 बच्चे होते हैं। लड़की का नाम मर्फ होता है। मर्फ पढ़ाई में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होती है। और लड़के का नाम टॉम है, जो कि पढ़ाई में उतना ज्यादा खास नहीं है। हमें उनके दोस्तों घर का सीन दिखाया जाता है अगले सीन में। मर्फ बता दिए कि मेरे कमरे में जो बुक शेल्फ है ना, पता नहीं क्यों लेकिन कभी कभी ऑटोमेटिकली अपने आप जब भी मैं कमरे में एंटर होती हूँ ना, बुक्स मुझे गिरी मिलती है हमेशा। मर्फ को ऐसा लगता है कि उसके कमरे में कोई भूत वगैरह है। कूपर कहता नहीं, भूत जैसी कोई चीज नहीं होती बेटा। मर्फ कहती है मुझे तो कभी कभार लगता है कि वो भूत कोई और नहीं, बोल आप खुद हैं। ऐसा लगता है आप मेरी किताबें गिरा देते हैं। दोस्तों इस बात का मीनिंग आपको लास्ट में पता चलेगा, तो अंत तक हमारे पास जरूर बने रहिएगा। कूपर उसे बोलता है कि ये सारी फिजूल बातें हैं बेटा, तो इन बातों पर ज्यादा ध्यान मत लगाओ, क्योंकि भूत और साइंस को कनेक्ट करने वाली कोई चीज नहीं बेटा। मर्फ कहती है कि आप ही ने तो कहा था कि साइंस का काम होता है उन चीजों को एक्सप्लोर करना जिसको लोग भूल जाते हैं। आज आप ही इन बातों को फिजूल बता रहे हो। कूपर कहता है कि बेटा तुम दोनों के बीच में अगर कोई कनेक्शन बिठाना चाहती हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक टास्क है। काम करो, तुम्हारे कमरे में जो भी हो रहा है ना, तुम उसको बस नोटिस करते जाओ, ध्यान से देखो, उस पर फोकस करो, समझने की कोशिश करो कि आखिर जो भी हो रहा है उसके पीछे का कारण क्या है बेटा। अगले सीन में दिखाया जाता है कि पूरी फैमिली बैठकर एक बेसबॉल का मैच देख रही होती है। तभी वहां पर जोर जोर से सायरन बजने लगता है। इसके पीछे का रीजन पता है क्या है? क्योंकि वहां पे तूफान आने वाला होता है। देखते ही देखते एक बहुत ही भयानक तूफान आने लगता है दोस्तों, और ये लोग सब अपने घर के लिए निकलने लग जाते हैं, क्योंकि अब धरती पर दोस्तों तूफान आना बहुत ही आम बात हो चुकी है। आपको मालूम है ना, भविष्य का सीन दिखाया जा रहा है। तूफान आ जाने की वजह से मैच रद्द हो जाता है। कूपर अपने घर पर पहुंचता है तो उसके घर पूरा धूल से सना होता है, क्योंकि उनकी खिड़की खुली छूट जाती है और मर्फ के कमरे में धूल से कुछ लाइनें बनने लगती हैं। वो इन लाइनों को देखकर सोचता है कि आखिर ये लाइन कैसे बन गई। तो मर्फ अपने पापा से कहती है मैंने आपसे कहा था ना पापा, जरूर कुछ भूत भूत है इधर, मगर आप मेरी बात को सुनते ही नहीं हो। कूपर लाइन्स को गौर से देखने लगता है। वो मर्फ से कहता है आज रात मैं यहीं रुकूंगा, तुम जाके अपने भाई के साथ सो जाओ। कूपर रात भर उन लाइन्स को देखता रहता है। उसके पास में कॉपी और एक पेन भी होता है, और वो अपनी रात उसी लाइन्स को देखते हुए सोचते बिता देता है। इसके बाद सुबह हो जाती है और मर्फ अपने पापा के पास आती है। वो देखती है कि उसके पापा रात भर लाइन्स को देख रहे थे। ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि एक्चुअली ये मतलब हो क्यों रहा है, शेल्फ से बुक्स क्यों गिर जाती है, इसका क्या मतलब, उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तभी वहां पर कूपर बताता है कि बुक शेल्फ्स हमेशा बुक इसलिए गिरा देती हैं क्योंकि ग्रेविटी उन्हें खींच रही है। और तभी उसका सबूत देने के लिए एक सिक्का उछालता है। सिक्का भी धूल से भरी लाइनों के सीधा ऊपर जाके गिरता है। इसका मतलब पता है क्या है? कि उस कमरे का ग्रेविटी फोर्स बहुत ज्यादा है। पता नहीं कि उसके पीछे का तो रीजन खोज रहा है दोस्तों। साइंस फिक्शन मूवी है। कूपर को पता चलता है कि ये एक मैसेज है जो कि बाइनरी कोड के थ्रू हम लोगों को भेजा गया है। बाइनरी कोड दोस्तों वो भाषा होती है, आपको बता दूं, जो कि किसी कंप्यूटर या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर किसी मैसेज को सेंड या रिसीव करने के लिए 1010 वाली जो कोडिंग होती है ना, उस काम में आती है। अब दोस्तों मैं और आप संपर्क करते तो कैसे, जैसे मैं आपको बात बोल रहा हूँ, मेरे मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं वो आप सुन रहे हैं और आप समझ जाते हैं, क्योंकि आप उस लैंग्वेज से परिचित हैं, क्योंकि हमने इसकी बचपन में ट्रेनिंग ली हुई है अपने आसपास के लोगों से। अल्फाबेटिकली हम ABCD या हिंदी के वर्णमाला पढ़े हुए हैं। लेकिन बाइनरी कोड्स के अंदर जैसा कि मैंने बताया 1 और 0 के फॉर्म में ये भाषा होती है, उनका अलग अलग कॉम्बिनेशन, जहां पर 1 का मतलब होता है मोटी लाइन और 0 का मतलब होता है बिना लाइन या कोई पतली लाइन। कूपर उस मैसेज को डिकोड करता है। जैसे वो डिकोड करता है तो उसे एक लोकेशन के बारे में पता चलता है। इसी के साथ वो दोनों उस लोकेशन पर भी पहुंच जाते हैं, मगर जब वो दोनों वहां से अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो वहां पर उस जगह की जो सिक्योरिटी होती है वो उनको पकड़कर अपने साथ में ले जाती है। वो कूपर को एक अलग कमरे में रख देते हैं और मर्फ को एक अलग कमरे में रख देते हैं। तब वहां पर सिक्योरिटी आती है और कूपर से पूछताछ की जाती है कि आखिर तुम्हें इस जगह के बारे में पता कैसे चला, इस जगह की लोकेशन तुम्हारे पास आखिर कहां से आई। हमें बिल्कुल सच सच बता रहा। इस साइंटिस्ट का नाम होता है एमिली, और वो कूपर को फिर एक बड़े से हॉल में लेकर जाती है जहां पर बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। उन सभी लोगों में एमिली के पिता प्रोफेसर बेन भी शामिल होते हैं, और साथ ही कूपर को वहां पर अपनी बेटी मर्फ से भी मुलाकात हो जाती है। वहां पर सभी लोग मीटिंग कर रहे होते हैं। वहां पर सभी लोग कूपर से ये पूछताछ करते हैं कि आखिर तुम्हें इस लोकेशन के बारे में पता कैसे चला, क्योंकि
ये बहुत ही खुफिया लोकेशन थी, इसके बारे में तो कोई पूरी दुनिया में मतलब जान ही नहीं सकता यहाँ तक पहुंचना, और बहुत कम लोगों को यहाँ अमेरिका में भी कम पता है। तो मर्व वहां पे कहती है कि हमें इस जगह के बारे में ग्रेविटी के फोर्स से पता चला, लेकिन वहां पर बैठा एक इंसान इस बात पर जोर जोर से हंसने लग जाता है। वो उससे पूछता है कि ये सब फिजूल की बातें, हमें तुम सच सच बताओ कि आखिर इस जगह के बारे में कैसे पता चला तुम्हें। उसकी दंगी भरी बातों को देखकर कूपर काफी डर जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा, बस मुझसे ये वादा करो कि तुम मुझे और मेरी बेटी को यहाँ से जाने दोगे। वहाँ प्रोफेसर बेन उन्हें शांत करवाता है। वो कहता है हम लोग कोई यार गुंडे बदमाश उचक्के नहीं है, हम लोग साइंटिस्ट लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, बस हम इस बात से डरे हुए हैं कि तुम भैया यहाँ पहुंच कैसे गए गुरु। दोस्तों अगर आपको अभी तक ये मूवी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, कि हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स अभी बहुत कम है और आप चाहते हैं कि हम ऐसा ही कंटेंट बनाते रहें, तो हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम दोस्तों आपको बताएंगे जो प्रोफेसर बैन है ना और ये कूपर है, ये नासा में पहले एक साथ काम किया करते थे, इसलिए कूपर और प्रोफेसर बैन साइड में एक दूसरे से बात करने के लिए निकल जाते हैं। कूपर के मुताबिक अब नासा ऑर्गेनाइजेशन बंद हो चुकी है और साथ ही नासा जैसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि स्पेस के प्रोग्राम्स पर काम किया करती थी, वो सब कुछ भी अब बंद हो चुकी है। इसके पीछे रीजन पता है क्या है? उनका बजट, क्योंकि अब जो टाइम आ चुका है इस समय लोगों के पास खाने तक के लिए पैसे नहीं है। अगर लोग नासा जैसे बड़े स्पेस प्रोग्राम के अंदर अपना पैसा लगा देंगे तो ये बात आम जनता को खलेगी, इसीलिए सारे के सारे प्रोजेक्ट जो है ना सीज हो गए हैं। लेकिन आज भी ये सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, क्योंकि हमेशा ऊर्ध्वगामी सोच रखने वाले लोग हैं। इन्होंने काम करना कोई बंद नहीं किया, नासा के इंटरनल में आते हैं ये लोग। वहां पर प्रोफेसर बैन उन्हें बताते हैं कि कूपर हमें कई सालों में, तुमने देखा ही होगा कि धरती पर गेहूं उगना बंद हो चुका है, ऐसा ही चलता रहा तो थोड़े टाइम के बाद में धरती पर कोई भी अनाज ही उगना बंद नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो धरती पर ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाएगी। ऊपर उनसे कहता है कि कोई तो ऐसा रास्ता होगा जिससे हम वापस अपनी फसलों को उगा सकें, ऑक्सीजन की मात्रा दोबारा इस धरती पर बढ़ा सकें। तो वहां पर प्रोफेसर बैन कहते हैं कि नहीं, हमें इस धरती को बचाना नहीं है बल्कि इस धरती को छोड़कर जाना पड़ेगा। इसीलिए वो कूपर को यह भी बताते हैं कि अंतरिक्ष में एक एंड्योरेंस नाम का एक स्पेसशिप मौजूद है जिसमें इतना फ्यूल भरा है कि वो गैलेक्सी में जाकर और भी धरती की जैसी जो जगह है ना रहने लायक, वहां पर कोई दुनिया को ढूंढ सकता है। हमारे पास अभी भी कुछ रॉकेट हैं जो हमें उस स्पेसशिप तक पहुंचा सकते हैं। बातों ही बातों में वहां पर बैन कूपर को यह भी बता देते हैं कि आज से 48 साल पहले सैटर्न ग्रह के पास एक वर्म होल अचानक से ही खुल गया था। उसकी वजह से पता है क्या, हम किसी भी गैलेक्सी में अपनी गैलेक्सी को छोड़ के कम से कम टाइम में एंटर हो सकते हैं। हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है, जिसके अंदर न जाने कितने अनकाउंटेबल तारे, अरबों खरबों उस पे सैटेलाइट्स हैं। इसी मिल्की वे की तरह इस पूरे ब्रह्मांड में अरबों खरबों गैलेक्सीज हैं। इंसान को वहां तक पहुंचने में लाखों करोड़ों साल लग सकते हैं, लेकिन इस दूरी को हम वार्म होल के थ्रू कम कर सकते हो। दोस्तों आपको वार्म होल पता है ना दोस्तों क्या है? वार्म होल बेसिकली एल्बर्ट आइंस्टाइन की एक थियरी थी दोस्तों। इसके एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि अगर एक इंसान को एक पहाड़ से उसी पहाड़ के दूसरे छोर पर जाना हो तो उसे बहुत सारा टाइम लग जाएगा। पहले वो उस पहाड़ के आसपास घूम के चक्कर लगाएगा, धीरे धीरे उस पर चढ़ के जाएगा। लेकिन अगर यही वो इंसान पहाड़ की सुरंग में चला जाए तो सुरंग के जरिए कुछ ही मिनटों में उस पहाड़ को पार कर लेगा, है ना। यही सेम काम वार्म होल करता है पूरे अंतरिक्ष में। अगर हम वार्म होल का एक छोर ढूंढ लें तो हमें दूसरे छोर तक कुछ ही घंटों में पहुंचा सकता है दोस्तों। और साथ ही बैन कूपर को ये भी बताता है कि जरूर कोई ना कोई फ्यूचर में आई हुई टेक्नोलॉजी या फिर कोई ऐसी बात है जो हम सभी को ये प्रेरित कर रही दूसरी गैलेक्सीज को ढूंढने के लिए। अभी तक हम टोटल लोगों को वार्म होल के थ्रू अलग अलग गैलेक्सीज को ढूंढने के लिए भेज चुके हैं। उन लोगों का काम पता है क्या? पूरी गैलेक्सी में ऐसे ग्रहों को ढूंढना जो कि हमारी धरती की तरह सेम टू सेम हो, वहां पर रहने के लिए हवा पानी हमें मिल जाए, साथ ही वो धरती से ज्यादा दूर भी ना हो। उन सभी के साथ में हमने एक रोबोट भी भेजा है। जब वो वहां पे पहुंच जाएंगे, अगर उनमें से कोई ऐसा ग्रह उन्हें मिल गया तो वो सिग्नल को ऑन कर देंगे, जिसकी हेल्प से हमें यहाँ पर इंडिकेशन मिल जाएगा कि उन्हें इस ग्रह का पता चल गया है। अब जो अंतरिक्ष में टोटल 13 लोगों को भेजा गया था उसमें से 3 के सिग्नल तो उन्हें मिल चुके हैं। इसका मतलब पता है क्या है कि 3 ग्रह अभी भी एग्जिस्ट करते हैं जो ज्यादा दूर भी नहीं है, मगर हम लोग उन तीनों से कांटेक्ट नहीं रख सकते हैं क्योंकि हमारे पास इतने सिग्नल नहीं है। हमें बस ये पता चला है कि वो जो ग्रह हैं वो एग्जिस्ट तो करते हैं, लेकिन क्या उसकी आबो हवा, क्या उसकी जलवायु हमारी दुनिया के मुताबिक है या नहीं, इस बात का पता करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए एक टीम बनाई जा रही दोस्तों, जिसके अंदर वो पूरी टीम ना उन तीनों ग्रहों तक जाएगी और वहां पर ये मालूम करेगी जाके कि उन तीनों में से आखिर ऐसा कौन सा ग्रह है जो हमारी धरती के जैसा ही हो, जहां पर इंसानी जीवन को फिर से जगाया जा सके। यहाँ पे प्रोफेसर बैन कूपर को एक बात और बताते हैं कि उनके पास में 2 आइडिया है। अगर उन्हें ऐसा ग्रह मिल जाता है जो कि बिल्कुल धरती की तरह है
तो वो क्या करेंगे, अपने एक बड़े से स्पेस शटल को पूरे तरीके से धरती से उस ग्रह पे लेके जाएंगे, जहाँ पर वो बहुत सारे लोगों को बचाकर इस दुनिया से उस दूसरी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। जिस जगह वो बेसिकली खड़े हैं ये कोई ऑफिस वगैरह नहीं है, एक स्पेस शटल ही है, मगर वो इतना बड़ा है कि वो उड़कर इस दुनिया से दूसरी दुनिया तक नहीं पहुंच सकता है। इसीलिए वो ग्रेविटी की थ्योरी पे अपना काम कर रहे हैं। उनके थ्रू अगर इस दुनिया की ग्रेविटी को ऑफ कर दिया जाए तो हर चीज हवा में तैरने लग जाएगी, और इसी के साथ ये जो पूरा का पूरा स्पेस शटल है ये भी हवा में तैरने लगेगा, और बस इससे डायरेक्शन दिखानी होगी जहां पर हमें इसको भेजना है। अगर ऐसा हो गया तो दुनिया के बहुत सारे लोगों को हम बचा सकते हैं और यहाँ से वहां तक ट्रांसफर कर सकते हैं। ये उनका प्लान था। अगर ये कामयाब नहीं हुआ तो उनके पास में एक और प्लान है। दूसरा प्लान पता है क्या था, कि वो एक एस्ट्रोनॉट के साथ 5000 एम्ब्रियोज यानी कि 5000 भ्रूण भी भेज देंगे, जिससे कि वो इंसानी जाति को उस नई दुनिया पर फिर से पनपा पाए। डॉक्टर साहब ऊपर से कहते हैं कि तुम भी इस मिशन में शामिल हो जाओ भाई, हमें वैसे भी बहुत सारे पायलट्स की जरूरत है, तुम भी वैसे भी बहुत एक पायलट हो तो हमें ज्वाइन कर लो। इन बातों को सुन के कूपर उनकी बात मान जाता है, क्योंकि बेसिकली दुनिया को बचाने की एक योजना थी। मगर इस बात से ऊपर की बिटिया रहती है, वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो कहती है कि आखिर आप स्पेस प्रोग्राम में क्यों जाना चाहते हो भैया, यहाँ पर जान का बहुत ज्यादा जोखिम है। आप जाओगे ये तो बढ़िया है, लेकिन वहां से वापस आओगे कि नहीं आओगे ये तो नहीं पता ना, इसकी क्या गारंटी है। कूपर अपनी बिटिया को कहता है कि बेटा मैं जो भी कर रहा हूँ ना, इसमें तुम्हारी मेरी और पूरी दुनिया की भलाई बिटिया। ये कह के कूपर वहां से चला जाता है। रात को मर्फ अपने कमरे में बैठी होती है, वो दोबारा उन लाइनों को देखने लगती है। और सुबह जब मर्फ के पप्पा कूपर उसके पास में आते हैं उसे बाय कहने के लिए, बेटा मैं जा रहा हूँ, तो वहां पर मर्फ कहती है कि मैंने उस मैसेज को डिकोड कर लिया है। उस मैसेज का मतलब पता है, स्टे यानी कि रुक जाओ, कहीं पे मत जाओ। लेकिन कूपर मर्फ की बात नहीं मानता और वहां से जाने के लिए तैयार हो जाता है। मगर जाने से पहले उसके पास में 2 घड़ियां होती हैं, उसमें से एक घड़ी वो मर्फ को देता है और कहता है कि इन घड़ियों में से दोनों अलग अलग टाइम है। एक टाइम जो स्पेस के थ्रू बनाया गया है और एक टाइम जो धरती के अकॉर्डिंग है। स्पेस में हमेशा टाइम इस धरती के मुकाबले ज्यादा धीरे चलता है। अगर ऐसा हुआ कि मैं जब धरती पर वापस आऊं तो हो सकता है तुम मेरी तरफ बूढ़ी हो जाओ, और जिस एज में मैं जा रहा हूँ शायद उसी एज में वापस आऊं, तुम बस अपना ख्याल रखना। ये बात को सुन के मर्फ काफी रोने लगती है। अब कूपर अपने प्रोजेक्ट और अपने मिशन की ओर निकलने लग जाता है। वो अपने रॉकेट में बैठकर सबसे पहले स्पेसशिप के अंदर पहुंचते हैं। उस स्पेसशिप के बाद एक छोटा स्पेसशिप एक वर्म होल तक पहुंच जाता है। उस वर्म होल का नाम होता है गारकेंटा। ये पता कौन सा वर्म होल होता है, जिसके थ्रू वो तीनों के तीनों उस ग्रह तक पहुंच सकते थे जिन पर ऑलरेडी इंसान पहले पहुंच चुके थे। इनके जैसे साइंटिस्ट वहां से सिग्नल भी भेज रहे थे ये दुनिया इंसानों के रहने लायक है। उनके धरती के जो सबसे पास का प्लैनेट है उसका नाम है मिलर्स प्लैनेट, और तभी उनकी टीम भी डिसाइड करती है कि हम सबसे पहले इसी प्लैनेट पर जाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों कहानी में पता क्या ट्विस्ट है कि ये जो प्लैनेट होता है ना, ये वर्म होल के बहुत ज्यादा पास में होता है। इसका मतलब पता है क्या है कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी काफी ज्यादा होगा। इस ग्रह पर बिताया हुआ 1 घंटा दोस्तों ध्यान से सुनना, हमारी दुनिया की यानी धरती के 7 सालों के बराबर है। इस प्लैनेट का नाम है मिलर्स प्लैनेट, क्योंकि इनके एक साथी का नाम मिलर है जो कि वहां पर सबसे पहले गया था। उसी को बचाने के लिए जब वो वहां पे पहुंचते हैं तो वहां पे उन्हें पता क्या पता चलता है कि उनका स्पेस यान पूरी तरह से तबाह हो चुका है, और जो मशीन है यानी कि रोबोट है वो सिर्फ वहीं वहां पे पड़ी थी। उसी का सिग्नल उन्हें बार बार मिल रहा था। वहां पर वो पता क्या देखते हैं कि पूरे के पूरे प्लेनेट पर सिर्फ 2 फुट का पानी होता है, ना कोई जमीन है ना कोई पहाड़ है। मगर तभी वहां पे एमिली कहती है कि मुझे दूर कुछ पहाड़ दिख रहे हैं, मैं वहां पे जाके चेक करना चाहती हूँ कि क्या वो सब कुछ हमारी दुनिया के मुताबिक है या नहीं। लेकिन तभी वहां पे कूपर उसे ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि वो कोई पहाड़ नहीं है, बल्कि बड़ी बड़ी पानी की लहरें हैं जो सीधा उन्हीं की तरफ आ रही है। तभी वो एमिली को चिल्लाता है कि तुम वहां पे मत जाओ, वापस आओ, खतरा है वहां पे जो हम तक आ रही हैं। वो तीनों वापस आकर अपने स्पेस जेट में बैठने की कोशिश करते हैं, मगर एमिली वहीं पे छूट जाती है। वहां पे रोबोट भाग कर जाता है, उसे बचाकर स्पेस जेट के अंदर ले आता है, मगर तब तक उनका एक साथी वहीं पे छूट जाता है, जिसकी वजह से उनको वहीं पर मौत हो जाती है। तभी उन्हें पता चलता है कि उनके स्पेस जेट के अंदर पानी भर चुका है। पानी तो उन्हें निकालना ही होगा, तभी तो उनका स्पेस जेट चल पाएगा। उन्हें ऐसा करने में पूरे 3 घंटे निकल जाते हैं दोस्तों। जब वो अपने स्पेस जेट के साथ में वापस से अपने मेन यानी कि इंड्योरेंस में पहुंचते हैं तो उनका जो साथी था ना, जो कि इंड्योरेंस के अंदर उनका इंतजार कर रहा होता है, वो पूरे तरीके से बूढ़ा हो चुका है दोस्तों। क्योंकि हमने आपको शुरुआत में बताया था ना, वहां पे उस प्लेनेट पे बिताया हुआ 1 घंटा यहाँ के 7
7 साल के बराबर होता है और इन्होंने तो 3 घंटे बिताए थे और इन्होंने तो 3 घंटे के आसपास बिताए थे। इसका मतलब 21 साल से थोड़ा ज्यादा वक्त लगा दिया था। इन लोगों को ये भी लग रहा था कि ये तो निपट ही गया होगा। इसी वजह से मैं तो आज भी छोड़ दी थी कि तुम वापस भी आओगे, पर वो जो साइंटिस्ट बूढ़ा हो चुका है वो सोच रहा था कि तुम लोग तो निपट गए हो। मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग वापस आओगे भी। वो बताता कि तुम्हें यहाँ से गए हुए बेटा पूरे 23 साल 4 महीने 8 दिन बीत चुके हैं। और साथ ही वो ये भी बताता है कि इन पूरे 23 सालों में तुम लोगों के लिए बहुत सारे मैसेज भी धरती से आए, तुम चाहो तो उन्हें चेक कर सकते हो। तभी कूपर वहां पे अपने मैसेजेस को देखने के लिए जाता है। तब वहां पर उसका बेटा टॉम एक मैसेज अपने पापा के लिए भेजता है कि मेरी शादी हो गई है, मेरा बेटा भी है, और मुझे नहीं लगता कि अब मेरे पापा जिंदा है। लेकिन तभी कूपर उसकी एज के जितना ही होता है दोस्तों। यहाँ पे उसे अपनी बेटी मर्फ का भी मैसेज मिलता है। इतने सालों में मर्फ ने अपने पापा के लिए सिर्फ एक ही मैसेज रिकॉर्ड किया था और ये मैसेज उसने उस दिन रिकॉर्ड किया हुआ था जिस दिन उसका बर्थडे होता है। कि उसके पापा ने कहा था मैं जिस दिन आऊंगा जिस दिन तुम्हारा बर्थडे हो गया। अब इस टाइम पर मर्फ की एज भी अपने पापा कूपर के बराबर ही हो चुकी होती है और साथ ही में उसे ये भी पता चलता है कि मर्फ ने प्रोफेसर बेन के साथ में काम करना शुरू कर दिया है। अब वो भी उसी नासा की ऑर्गेनाइजेशन में उनके साथ में ही काम किया करती है। अब यहाँ पर ये सभी लोग ये डिसाइड करते हैं कि बाकी बचे 2 प्लैनेट्स में से हमें किस प्लैनेट पर जाना चाहिए। तो वहां पे कूपर और साथ ही डॉक्टर बताते हैं कि हमें मेन के प्लैनेट पर जाना चाहिए क्योंकि वो हमारे स्पेस शटल के पास में ही है। लेकिन तभी वहां पे एमिली कहती है कि नहीं हमें एडमिन के प्लैनेट पर जाना चाहिए क्योंकि वहां से आया हुआ डेटा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे पता क्या लगता है कि वहां पर इंसान का जीवन बहुत अच्छे से पनप पाएगा, इसीलिए हमें उस प्लैनेट पर जाना चाहिए। वेट करते करते उनका फ्यूल भी काफी खत्म हो चुका होता है, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि हम एडमिन के प्लैनेट पर नहीं बल्कि मैन के प्लैनेट पर जाएंगे और वहां पता करेंगे कि क्या वो प्लैनेट हमारे रहने लायक है भी या नहीं। जब वो लोग बेंस के प्लैनेट पे पहुंचते हैं तो वहां पर पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि मैन अपने एक स्लीपिंग चैम्बर में सो रहा होता है इतने टाइम से। वहां पर मैंने ये बताता है कि इस ग्रह पर अमोनिया की मात्रा बहुत ज्यादा है, मगर अगर हम ऊंचे पहाड़ों पर जाएंगे ना तो वहां पे सब कुछ नॉर्मल है, वहां पे आराम से हम सांस ले सकते हैं। मगर तभी हमें पता चलता है कि उसने काफी टाइम पहले अपने रोबोट को बंद कर दिया था सिग्नल ना भेजने के लिए। तो वहां पे बाकी लोग पूछते हैं कि आखिर तुमने इस रोबोट को ऑफ क्यों कर दिया, ये तो हमेशा अच्छी जानकारी देता है। तभी वहां पे मैन कहता है कि नहीं, इस रोबोट में कुछ गलतियां हुई थी, हर बार गलत जानकारियां उन तक पहुंचाता रहा, इसी वजह से मैंने इसे ऑफ कर दिया। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाते हैं प्रोफेसर बेन जो कि अब अपने आखिरी टाइम के अंदर मर्फ से बात कर रहे होते हैं। उसे बताते हैं कि मेरी ब्लैक होल वाली जो थियरी है जिसके ऊपर मैं इतने टाइम से काम कर रहा था वो कभी भी जिंदगी में पूरी नहीं हो सकती क्योंकि इसके लिए मुझे ब्लैक होल का पूरा डेटा चाहिए जो कि ना कि मुझे कभी मिल सकता है और ना ही मेरे पास अब आने की कोई भी उम्मीद है। तभी वो यहाँ पर इस कहानी का प्लॉट रिवील कर देते हैं। प्लान नंबर 1 तो सिर्फ एक दिखावा था, असली प्लान तो नंबर 2 था जिसके अंदर हमें 5000 एम्ब्रियोस को एक दूसरे ग्रह पर पहुंचाना था जहां से एक नई जिंदगी की शुरुआत हो सके क्योंकि ये धरती अब इंसानों के रहने लायक है ही नहीं। इसी के साथ यहाँ पर प्रोफेसर मैन की डेथ हो जाती है। इस मैसेज को भी मर्फ रिकॉर्ड करके अपने पापा कूपर को भेज देती है। जब कूपर को ये मैसेज मिलता है ना कि धरती पर प्रोफेसर बेन की डेथ हो चुकी है, मर्फ ये बता रही है कि प्लान नंबर 1 सिर्फ एक दिखावा था, सिर्फ उस प्लान 2 ही था जिसके ऊपर उनकी उम्मीदें टिकी हुई थी। हालांकि ये बात एमिली को भी नहीं पता थी कि उसके पिता का प्लान नंबर 1 सिर्फ एक दिखावा था और कूपर ये डिसाइड करता है कि वो सब कुछ छोड़कर अपने ग्रह पर वापस चला जाएगा, उसे आगे कोई भी काम कंटिन्यू नहीं करना है। और तभी उनका जो साथी होता है डॉक्टर, वो कूपर को ये बताता है कि जब तुम अपने ग्रह धरती पर वापस जाओगे ना तो ब्लैक होल का चक्कर लगाते हुए जाना और वापस एक रोबोट को छोड़ देना। इससे पता क्या होगा कि वो रोबोट वहां की सारी इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट कर लेगा जिससे कि ब्लैक होल की थियरी पे जो प्रोफेसर बेन काम कर रहे थे ना, कम से कम हमें उनकी सारी इंफॉर्मेशन तो मिलती ही रहेंगी ना। अब जैसे ही कूपर और वो साथी बेन वहां से बाहर निकलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बेन ने हम सभी को झूठ बोला है और पूरे ग्रह पर अमोनिया भरा हुआ है। उसने सिर्फ और सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए हम सबको धोखा दिया। उसने हमें गलत इन्फॉर्मेशन दी, ये ग्रह जीवन जीने के लायक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल भी है ही नहीं। इस ग्रह पर अटक कर नहीं मरना चाहता था वो, इसीलिए उसने उस रोबोट को भी बंद कर दिया जो कि सही इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचा रहा था। इसी वजह से उन दोनों के बीच में लड़ाई भी स्टार्ट हो जाती, मगर उस मोमेंट पर एमिली आकर उन दोनों को छुड़वा देती है और वहां से कूपर की जान बचा लेती है। मगर इसी भागम भाग में दोस्तों वहां पर मैन को ये रास्ता मिल जाता है कि वो अपने एक स्पेस जेट में बैठकर एंड्रियोस में पहुंच पाए और वो ऐसा ही करता है। वो स्पेस जेट में बैठकर सीधा एंड्रियोस तक पहुंचने लगता है और अपने जेट को उससे कनेक्ट करने की कोशिश करता है, मगर इसके अंदर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता और इसी वजह से
एंड्रियोस में एक ब्लास्ट हो जाता है जिससे कि अब वो पूरे स्पेस के अंदर चक्कर लगाने लगता है। वहीं दूसरी ओर कूपर और साथ में एमिली भी अपने स्पेस जेट के अंदर बैठकर सीधा एंड्रियोस के पास ना आने की कोशिश करते हैं और वो अपने जेट को कैसे भी करके एंड्रियोस के साथ में कनेक्ट कर ही देते हैं। और अब यहाँ पर स्लिंग शॉट वाली थियरी को वो यूज में लेते हैं। तो स्लिंग शॉट का यूज करते हुए दोस्तों कूपर और एमिली ब्लैक होल के करीब तक पहुंच जाते हैं और वहां से उस तीसरे प्लेनेट की ओर जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वही एक आखिरी प्लेनेट था जहां से कुछ अच्छे और ट्रस्टेबल डेटा की इंफॉर्मेशन उन्हें मिल सकती थी। लेकिन वहां तक जाते जाते उन्हें पता चलता है कि स्लिंग शॉट इतना पावरफुल नहीं है कि वो पूरी तरीके से ब्लैक होल में भेज पाए। इसलिए फाइनली कूपर ये डिसाइड करता है कि वो अपनी स्पेसशिप को अपनी शटल से दूर कर दे। ऐसा करने के साथ साथ वो अपने रोबोट को भी ब्लैक होल के दायरे में भेज देता है ताकि वो रोबोट पूरी तरह से ब्लैक होल का डेटा अपने अंदर समेट के धरती पर भेज सके। लेकिन ऐसा करते टाइम उसका उस रोबोट से संपर्क टूट जाता है और वो बहुत ही तेजी से स्पेस के अंदर उस ब्लैक होल की तरफ खींचा हुआ चला जाता है। जब वो ब्लैक होल से अपनी ओर खींच लेता है तो वो पहुंच जाता है एक 5th डायमेंशन में, जो कि बनाया होता है एडवांस लोगों ने। जो वो लोग होते हैं जो हमसे भविष्य में समय में बहुत आगे चल रहे होते हैं, वो हमें टेसरेट की तरह दिखाई जाती है। दोस्तों इस जगह को बनाने का पता क्या मकसद है कि फ्यूचर के लोग वर्तमान के लोगों से कांटेक्ट कर पाए और जो धरती तबाह होने वाली है उस धरती को पूरी तरह से बचाया जा सके। इस टेसरेट की वजह से कूपर अपने समय में आगे और पीछे के हादसे को देख सकता था। इस टाइम के अंदर जाके वो अपनी बेटी मर्फ को भी देखता है जो कि अभी अपने बचपन में होती है, और तभी वो अपनी बेटी से कांटेक्ट करने की कोशिश भी करता है। लेकिन उसे पता चलता है कि वो उसे सिर्फ देख सकता है, उससे बात नहीं कर सकता, क्योंकि वो फ्यूचर से बात कर रहा है। आपको उसके घर वाला सीन याद है दोस्तों? उस अलमारी से जो आवाज आ रही थी दोस्तों, एक्चुअली वो कूपर की ही थी। और कूपर को ये बात अब यहाँ पर आके पता चल चुकी थी कि ग्रेविटी इस पूरी दुनिया की गैलेक्सी के हर प्लैनेट पर पाई जाती है दोस्तों, और वो इसी ग्रेविटी का यूज करके किताबों को गिराता था। और जो उनके घर में धूल आई थी तो उसी धूल से वो बाइनरी कोड के अंदर से एक मैसेज भेजता है, जिसमें वो अपनी बेटी को एक मैसेज भेजता है जिसमें लिखा होता है कि स्टे, जो कि मर्फ ने अपनी नोटबुक में भी लिख लिया था। साथ ही इस समय कूपर अपने रोबोट के साथ संपर्क भी कर लेता है। उसको ये पता चलता है कि रोबोट ने उस ब्लैक होल का पूरा डेटा अपने अंदर समा लिया है। अब कूपर ये चाहता था कि उस रोबोट ने जो सारा डेटा अपने अंदर समाया ना, वो पृथ्वी तक अपनी बेटी मॉर्फ तक पहुंचा सके, क्योंकि मर्फ भी डॉक्टर बैन के संग काम करके बहुत अच्छी साइंटिस्ट बन चुकी है दोस्तों। प्रॉब्लम ये थी कि वो उसे कुछ बता नहीं सकता था। वो देख सब कुछ सकता था लेकिन अपना मैसेज उस तक नहीं पहुंचा सकता था। और तभी उसे मॉर्स कोड की थ्योरी याद आती है। मॉर्स कोड की थ्योरी में ये पता चलता है कि हम किसी भी हिलने या डुलने वाली या चपकने वाली चीज के साथ में अपना मैसेज किसी दूसरे इंसान तक पहुंचा सकते हैं। इस काम के लिए वो किसी घड़ी की टिक टिक या किसी लाइट का ऑन ऑफ या फिर एक ऐसी चीज जिसके क्लिक के साथ में हम किसी इंसान तक अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं, ये सारी चीजें मॉर्स कोड के अंदर आती हैं दोस्तों। जैसे कि आपने पैरासाइट फिल्म देखी होगी, अगर देखी होगी तो आपको रिलेट कर पाएंगे आप कि वो अपने पिताजी को कैसे ढूंढता है मूवी के अंत में मॉर्स कोड में, कि उसके पिताजी की लोकेशन क्या है। वो उस तहखाने के अंदर बंद है और एक दिन उसे वो घर खरीद के उस अपने पिताजी को छुड़ाना होगा। चलिए वापस उस मूवी पर आते हैं। इस थ्योरी को काम में लेते हुए कूपर अपने सारे डेटा, अपनी सारी इंफॉर्मेशन को, जो घड़ी उसने बचपन में अपनी बेटी मर्फ को दी थी, उस घड़ी की सुई के अंदर ट्रांसफर कर देता है। और अब क्योंकि मर्फ भी एक साइंटिस्ट बन चुकी थी, उसे भी मॉर्स कोड के बारे में पता होता है। तो जब वो अपने पिता की दी हुई घड़ी को लेने के लिए अपने घर में आती है तो उस घड़ी के अंदर उसे टिक टिक कुछ अजीब तरीके से महसूस होती है और वो समझ जाती है कि मेरे पिता कूपर ने मेरे लिए एक मैसेज भेजा है। और फाइनली उस मॉर्स कोड की पहेली को सुलझाकर इस पूरे ब्लैक होल के डेटा को एकदम एक्सप्लेन कर देती है। वो सारे राज, सारे पहलू सुलझा देती है जो डॉक्टर बैन नहीं कर पाए थे और निपट गए थे। और ऐसा करने पर जो टेसरेक्ट था जिसके अंदर की कूपर मौजूद था, वहां पर से वो गायब हो जाता है। थोड़ी देर बाद में उसकी आंख एक हॉस्पिटल में खुलती है दोस्तों। अब वहां पर डॉक्टर से पूछता है कि मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ। वहां पे वो कहते हैं कि आप कूपर स्टेशन पर है। उसे लगने लगता है कि उसने उस पूरी दुनिया को बचा लिया है, लेकिन तभी वहां पर डॉक्टर ये बताते हैं कि कूपर स्टेशन का नाम आपके स्टेशन पर नाम पर नहीं बल्कि आपकी बेटी मर्फ कूपर के नाम पर रखा गया है। उसी ने ही फाइनली इस ग्रेविटी की थ्योरी पर काम करके हम सभी को बचा लिया। वहां पर कूपर अपनी बेटी मर्फ से मिलने जाता है कि वो देखता है कि अपनी बेटी तो दादी हो चुकी है, क्योंकि उसके वहां पर बिताए गए 3 घंटे यहाँ पर कई साल थे। वो अपनी बेटी से मिलकर काफी खुश होता है और वो तब अपनी बेस्ट फ्रेंड एमिली के बारे में भी उससे पूछता है। तब वहां पर मर्फ बताती है कि एमिली अब उस ग्रह पर है जहाँ पर उसने जिंदगी की खोज की है। वो लास्ट प्लैनेट जिसके बारे में आप खोज कर रहे थे, जिसका नाम एडमेंस प्लैनेट था, वो जगह पूरी तरीके से इंसानों के रहने लायक है। अब वहां पे कूपर अपने एक स्पेस शिप के साथ में उस तीसरे
दूसरे प्लेनेट पर पहुंच जाता है जहां पर उसकी मुलाकात एमिली से होती है। इसी के साथ में दोस्तों ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब दोस्तों मूवी को ऐसे मोड पर छोड़ दिया है कि इसका सेकंड पार्ट आना तो मुझे लगता है कि तय है। अब ये कब आएगा दोस्तों? ये मूवी 2014 में आई थी और 2022 आ चुकी है, पता नहीं इसका सेकंड पार्ट कब आएगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्रिस्टोफर नोलन की मूवी दिमाग को हिलाने वाली, एकदम भैराभूत होती है। अगर मेरी आवाज में एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। अगर आपको भी कोई मूवी देखनी हो तो दोस्तों